इस शो का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है उसकी जरूरत आज क्यों आन पड़ी, क्या वजह है जो ये शो मैं आज कर रही हूं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले शब्दशः जमीयत उलेमाए हिंद के चेयरमैन अरशद मदनी का एक बयान आपको पढ़कर सुना रही हूं। मामदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लंदन का मेयर एक खान बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता है। बनता है तो उसका हाल आजम खान की तरह होगा। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। जेल में पड़ा हुआ है वो, कितने साल जेल में गुजरते हैं कोई नहीं जानता है। अब मैं चाहती हूं कि अरशद मदनी का ये बयान आप देखें भी और सुने भी। ये तो मैंने पढ़ के सुनाया आपको, अब सुनिए क्या कह रहे हैं अरशद साहब। बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। गजब हो गया ये तो। ममदानी साहब के लिए मदनी साहब की मोहब्बत आप देख लेते हैं। वाह मदनी साहब, अभी तक आप कहाँ थे हजरत, जब देश के मासूमों का कुछ सिरफिरे और पागलपन का शिकार डॉक्टर खून बहा रहे थे, आप कहाँ थे मदनी साहब? आपके अंदर का ये गुस्सा तब कहाँ चला गया था मदनी साहब? मुसलमानों को लेकर आपका जो तथाकथित प्रेम है तब कहाँ गया था? क्यों जो चांद वहां पे पुरानी दिल्ली में मरा है वो मुसलमान नहीं है, जिसका खून बहाया गया है वो मुसलमान नहीं है? मुझे तो याद नहीं आता है हजरत, आपने 10 नवंबर से लेकर 22 नवंबर यानी 12 दिनों तक दिल्ली आतंकी ब्लास्ट की कोई मजम्मत की हो, 2 शब्द भी कहे हो, मुझे याद नहीं आता। याद दिला दीजिए, मैं कह दूंगी। यहां पर मासूम निर्दोष मारे गए उनके लिए मदनी साहब आप कहीं नमाज पढ़ते सामने आए हो? अचानक 22 नवंबर को आप सामने आ जाते हैं और क्या करते हैं आप? क्या करते हैं हजरत? आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आतंकवाद के नाम पर विक्टिम कार्ड कैसे कोई खेल सकता है? धर्म के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, सियासत के नाम पर, देश के नाम पर, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के नाम पर आप आरोप लगाते हैं कि सरकार लगातार ऐसा काम कर रही है ताकि देश का मुसलमान कभी सर ना उठा सके। अरे याद कीजिए, वो एनडीए सरकार ही थी जब मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन उनसे पहले भी देश में 2 और मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं। मेयर याद आ रहा है आपको मदनी साहब, ममदानी, फखरुद्दीन अली अहमद साहब को आप भूल गए, जाकिर हुसैन साहब को भूल गए, उपराष्ट्रपति भी रहे वो। उनके अलावा एम हिदायतुल्लाह, हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। मोदी सरकार ने आरिफ मोहम्मद खानी है ना वो, एस अब्दुल नजीर, नजमा हेप्तुल्ला, ये लोग कौन है? ये मुसलमान नहीं है, ये देश के राज्यपाल नहीं है अलग अलग राज्यों के। भारत में ऐसे भी कई मौके आए जब देश की न्याय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व किसी मुस्लिम ने किया है, यानी जब कोई मुस्लिम भारत का चीफ जस्टिस बना हो, चाहे वो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो, जस्टिस एम हमीदुल्लाह बेग हो, अजीज मुशब्बर अहमदी हो, जस्टिस अल्तमस कबीर हो। 2 बार तो ऐसा मौका भी आया जब भारत के मुख्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी एक मुसलमान के हाथों में रही है। पहली बार 2010 में जब एसवाई कुरैशी साहब मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, दूसरी बार मोदी सरकार में 19 अप्रैल 2015, 5 जुलाई 2017 तक 2 साल से ज्यादा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी एक मुसलमान के हाथों में थी। नाम था डॉक्टर नसीम जैदी। कैसे हो गया ये? एक मेयर को लेकर कि उस देश में मेयर मुसलमान हो सकता है। गिना दिया मैंने कितने मुसलमान हैं। जिस मोदी विरोध में आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, देश की अस्मिता, अखंडता और एकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसी प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के 8 मुस्लिम देश ने सम्मानित किया है। पीएम मोदी को जिन 27 देशों ने सम्मानित किया उनमें 8 मुस्लिम है। ध्यान से सुनिए, मुस्लिम है। कुवैत, इजिप्ट, बहरीन, मालदीव्स, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, यूएई, सऊदी अरब, ये वो मुस्लिम देश है जिन्होंने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है।
अभी भी आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आपको AIMIM चीफ, वो तो आपके हमधर्म हैं, असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए उनका बयान। आपके जैसे कट्टरपंथी सोच पर वो करारा तमाचा है। क्या कह रहे हैं वो? तालीम इदारे में बम बनाने की साजिश की मैं निंदा करता हूं। मदरसे का कमरा नहीं बना सकते जो वो अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठते हैं। धमाके में कितने लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। ऐसी जहनियत के लोगों की मजम्मत होनी चाहिए और खुलकर हमें मजम्मत करनी चाहिए। ओवैसी जी से आपके लाख मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बारी देश की होती है तो जरूरत ऐसी सोच की और ऐसे ही बयानों की होती है ताकि कट्टर सोच का माकूल जवाब दिया जा सके। और ऐसे में सवाल है आज मेरा, आतंकवाद को धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत हम सबको क्यों है? आतंकवाद से लड़ाई में अरशद मदनी विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? उम्र दराज हैं, बहुत ज़हीन हैं, बहुत उनकी इज्जत है, लेकिन इस मसले पर ये जो उन्होंने किया है कोई साथ खड़ा नहीं हो सकता है। आतंक की असल वजह पर बात करने से आप लोग यानी मदनी साहब जैसे लोग क्यों बच रहे हैं? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब, उत्तर प्रदेश के पूर्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा साहब और मिली क्रॉनिकल लंदन के संस्थापक जहाक तनवीर साहब, साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राशिद शरीफ साहब, अखिल भारतीय उलेमा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद नदीमुद्दीन साहब और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से करना चाहती हूं, फराज किदवई साहब। मदनी साहब जो कह रहे हैं सही के गलत? देखिए रुकबेका जी, जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी और पहलगाम में वो नापाक जो कंट्री है जिसका नाम पाकिस्तान है, उससे जो पोषित आतंकवादी थे, जब उन लोगों ने वहाँ पर हमारी 28 माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तब भी कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम सरकार के साथ हैं। उसके बाद में जब ये कायराना हरकत हुई दिल्ली में, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दूसरे दिन कहा कि आतंकवाद को जो है वो जड़ से खत्म कर देना चाहिए। फराज साहब क्यों माहौल बना अब रही रहे हैं? बात क्या भूमिका बना रहे हैं? आप सीधे तौर पर बताइए ना, मदनी साहब की मजम्मत करते हैं इस बयान को लेकर के नहीं करते हैं? मैंने आपसे ये कहा कि आप लोग कभी मुखालिफत कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की? मैंने तो ये बात कही नहीं। मैं जो आज सवाल पूछ रही हूं आप उसका जवाब दीजिए। जो मदनी साहब कह रहे हैं आप यू स्टैंड बाय हिम, और या आप उसकी मजम्मत कर रहे हैं उस बयान की? अरशद मदनी साहब को ज्ञान ही नहीं है। अरशद मदनी हो कि फराज किदवई हो कि नदीमुद्दीन साहब हो, आप लोग सब ये बात कहने से क्यों कतराते हैं कि डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर अला, डॉक्टर फला, ये जितने भी हैं वो हमारी कौम, हमारे धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमारे धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लग जाते हैं? ओबीसी पे बात नहीं करेंगे आप, SC ST पर बात नहीं करेंगे, मैं फिर किसी दिन डिबेट करवा दूंगी। पतली गली से नहीं निकलेंगे आप। 20 सेकंड में जवाब दीजिए और फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैंने कम से कम 10 डिस्कशंस में यह कहा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समाजवादी पार्टी कि इन आतंकवादियों को समुद्र में फेंक दिया जाए। ये मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्यों बात ये करने एंटी से इस्लामिक कतराते हैं, ये एंटी कुरान है। क्योंकि तो आप इन पर बात करने से क्यों कतराते हैं? कितने जलसे किए आपने? अरे मैं तो कह रहा हूं 2 घंटे। अरे मैडम मैं तो कह रहा हूं 2 घंटे की डिबेट करिए, मैं कब कतरा रहा हूं। लेकिन एक बात का सिर्फ आप जवाब दे दीजिएगा, रूबिका जी भी चली जाइएगा, सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिएगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मैंने माना कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला को ही MP बना करके उनको मंत्री बना दीजिए। उसका बेचारे का इस्तेमाल तो करेंगे कि किसी ना किसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनवाया जाए।
लेकिन एक एमपी इन नहीं आतंकी बनाएंगे। डॉक्टरों पर बात कर रही हूँ, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? मैं बीजेपी पर भी बात कर लूंगी। आप फिर भाग रहे हैं पतली गली से। मैं आपसे कह रही हूं जो कोर में प्रॉब्लम है उस पर बात करने की बजाय आप प्रेम शुक्ला को ढूंढ रहे हैं। आरएसएस, मैं हमेशा कहती हूं जब कुछ नहीं सूझता आरएसएस सूझता है। जब आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता हर्षवर्धन जी, तब अचानक बीजेपी आती है और आरएसएस आता है। तो क्यों क्या जरूरत थी बीजेपी की बात करने की? मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रही हूं। मैं अरशद मदनी की बात कर रही हूं, मैं आतंकियों की बात कर रही हूं और मैं विक्टिम कार्ड की बात कर रही हूं। ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड सर, एज सिंपल एज दैट। अब मैं इस डिबेट को ओपन कर रही हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपने बातें सुनी फराज किदवई साहब की, वो ये कह रहे हैं, और मदनी साहब की भी बात सुनी आपने, सुना ना क्या कहा कि वहां न्यूयॉर्क में ममदानी मेयर बन सकता है पर यहां इस देश में यूनिवर्सिटी में एक मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं हो सकता है। अल फला यूनिवर्सिटी के साथ क्या हुआ आप लोगों ने देखा। मदनी साहब बहुत दुखी है, बहुत व्यतीत है। देखिए रूबिका जी, श्रीमान असद मदनी को भ्रामक बयान देने से बचना चाहिए। उनके अपने इदारे की बड़ी प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को धूल धूसरित करने का, उनको दुष्कर्म करने से बचना चाहिए। यहाँ पर वहां तो ममदानी मेयर बने एक शहर के, यहाँ पर जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी हैं। 2 राज्यों के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और जिस वाइस चांसलर को वो ढूंढ रहे हैं, 3 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, हो सकता है इससे अधिक हो, 3 तो मुझे याद है अभी तत्काल, 3 यूनिवर्सिटीज के, जामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के और मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के कुलपति मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और यही नहीं, इस देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, तमाम पदों पर मुस्लिम समुदाय के लोग सुशोभित करते रहे हैं और उनको उनका विदेश मंत्री जैसे पदों पर भी उन्होंने अपने योग्यता को सिद्ध किया है। तो आप मुस्लिम समुदाय के प्रति भारत में किसी प्रकार का भेदभाव है, यह कल्पना तो हो सकती है, लेकिन श्रीमान असद मदनी जो है अनायास लोगों को, वो भी ममदानी जैसे मुद्दे पर, ममदानी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी विपक्षी मुस्लिम समुदाय के नेता के लिए। अरे सर, मैं इस ममदानी का वास्ता, मेयर साहब है, बस इतनी भर की इज्जत है और मुझे क्या वास्ता है, इस देश के मुसलमानों को क्या वास्ता है? कौन सा ममदानी जी आकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं? नदीमुद्दीन साहब, मैं आपका रुख कर रही हूँ। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइए, इस देश का पहला अक़लियत का प्रेसिडेंट आपको याद है? मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? देखिए, ये हमारे जाकिर हुसैन साहब थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे और बाद में एपीजे अब्दुल कलाम हुए। 3 इस देश ने राष्ट्रपति, मुसलमान 30 इस देश के राष्ट्रपति हुए और 5 मुख्यमंत्री हुए, 5-6 आसाम में हुए, राजस्थान में हुए, महाराष्ट्र में हुए और बिहार के अंदर हुए। 4-5 ये इलेक्शन कमिश्नर हुए और फौज के अंदर भी लेफ्टिनेंट जनरल से लेके बड़े बड़े रोल मुसलमानों ने प्ले किया है। मुख्य चुनाव अक्सर 2 ही हुए हैं। हाँ, ठीक है। देखिए, अरशद मदनी की बात को संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। अरशद मदनी तो 60-70 साल से पावर में रहे। उनके असद मदनी वो राज्यसभा के मेंबर थे। सबसे पहले मुफ्ती किफायतुल्लाह जो बानी थे जमीयत उलमा हिंद के, वो खुद राज्यसभा के मेंबर थे। एक चीज है, देखिए, इसमें एक बात और जोड़ रहा हूँ। आतंकवाद से लड़ने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि आतंकवादी मुसलमान है, मुसलमानों के लिबास में है और दाढ़ी टोपी में है और इस्लाम की बात कर रहे हैं। तो ये लड़ाई, सख्त लड़ाई है, मुसलमानों को लड़ने की जरूरत है। ये बताने की जरूरत है कि जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं और जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं। जिस तरह से पंजाबियों ने लड़ाई लड़ी खालिस्तानियों के खिलाफ, उसी तरह से मुसलमानों को ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। कुरान करीम में कहीं नहीं आतंकवाद के बारे में, कुरान करीम में कहीं नहीं, मगर मेंटालिटी बन गई है मुसलमानों की, एक जहन बन गई है कि हम सुपर हैं,
हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे आगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मेंटालिटी को खत्म करने की जरूरत है। जब तक हम खत्म नहीं करेंगे। अब एक सेकंड मुफ्ती साहब, एक सेकंड, फ्रेम में, फुल फ्रेम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, मतलब मेरे ख्याल से अच्छी खासी छोटी होंगी, लेकिन मैं आपकी बलाएं ले रही हूँ स्क्रीन पर, सच में बलाएं ले रही हूँ कि यू टॉकिंग सेंस सर। इस वक्त मुसलमानों को ऐसे उलेमाओं की जरूरत है, ऐसे मुफ्तियों की जरूरत है जो सच्ची बात कहे, विक्टिम कार्ड ना खेले। मेरी आपके साथ बहुत लड़ाइयाँ हुई है नदीमुद्दीन साहब, मुझे नहीं पता कि आप क्या खा पी कर आए हैं कि आज इतना बदल गए हैं, और जो बदले हैं ऐसे बदले हैं कि रुबिका लियाकत स्क्रीन पर आपकी बलाएं ले रही हैं सर। नहीं सुनिए, देखिए मैं बदले की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये लड़ाई देश वर्सेस आतंकवाद है, ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है। कहीं कहीं बीजेपी के लीडर हमें हेट स्पीच के जरिए गालियां दे रहे हैं, ठीक है, और हम बाद में लड़ाई लड़ लेंगे, मगर फलाह में जो कुछ हुआ है वो गैर फलाही काम है, इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। साहब, मोहम्मद नदीमुद्दीन साहब, मुझे मेरे ख्याल से 10-11 साल हो गए आपके साथ डिबेट करते हुए, है ना। जब मैंने डिबेटिंग शुरू की थी, आप स्क्रीन पर आकर मेरे साथ डिबेट करते थे, तब शायद मैं बहुत ही छोटी रही होंगी, लेकिन आज आप ये बात कह रहे हैं, आपको समझ में आ गई है, जबकि हम हमेशा एक दूसरे की मुखालिफत करते रहे। ये बात तो मैं डे 1 से कह रही थी, जो आज आप कह रहे हैं 10-11 साल बाद। ये मदनी साहब को क्यों समझ में नहीं आ रही है मुफ्ती साहब? देखिए, नहीं, सबको समझ में आएगी। देखिए, आतंकवादी सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान करता तो अपनी कम्युनिटी के, कट्टरपन अपनी कम्युनिटी के ज्यादा दुश्मन है। जो ब्लास्ट में मारे गए उसमें क्या हिंदू थे क्या? तो मैं कह रही हूं नदीमुद्दीन साहब, ये बात आपके समझ में आ गई, मदनी साहब के समझ में क्यों नहीं आ रही है? आएगी। एक बात कह के अपनी बात में खत्म करता हूं। ये आतंकवादी अगर मर जाए तो इनको जला देने की जरूरत है, इनको कब्रिस्तान में दफन करने भी नहीं देने की जरूरत है। जब तक आप सख्ती से नहीं निपटेंगे, ये आतंकवादी खत्म होने वाले नहीं है। ये रातों रात आतंकवादी नहीं हो रहे, ये पनप रहे हैं। इनके माइंड में जो जहन भरा जा रहा, गंदा किया जा रहा, जब तक उसके खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मैं एक बात अपने दर्शकों को ईमानदारी से बता देती हूँ और पैनल पर बैठे तमाम लोगों को ईमानदारी से बता देती हूँ, हालांकि मैं ईमानदारी से ही बात करती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है बेईमानी करने का। ये आपको कितने लोग अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? मुझे छोड़कर मैं दर्शकों से पूछ रही हूँ, आपको 6 लोग दिखाई दे रहे हैं। जनरली मैं जब भी डिबेट करती हूँ तो 3 एक पक्ष होते हैं और 3 दूसरा पक्ष होता है, ताकि तीनों अपनी बात कह सके जो भी उनके दिल में है। ये देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पर है ना, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वें जाहक भाई भी अब जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर नदीम साहब को मैंने इसलिए जोड़ा था, मुझे ये लगा था नदीम साहब मदनी साहब का पक्ष रखने वाले हैं, लेकिन आप देखिए इसे कहते हैं समझदारी, कि उन्होंने कहा जो सच है वो सच को मैं मानूंगा। अब इस वक्त स्क्रीन पर मेरे साथ बाकी जितने भी हैं, मोहसिन रजा साहब, आपने सुना क्या कह रहे हैं नदीमुद्दीन साहब? जला दो आतंकियों को, जलाना, या ये कह रही हूं कि उनको जो आखिरी राइट है, मुसलमानों को बताते हैं कि जब तक तुम दफन नहीं होते हो, जब तक तुम्हारा दफन कफन नहीं होता है, तुम्हें ऊपर जन्नत नसीब नहीं होगी, वो रास्ता ही काट दो। देखिए रुबिका जी, एक बड़ी अच्छी बात कही नदीमुद्दीन साहब ने। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये कही, और मैं भी अपने इस जिम्मेदार टीवी चैनल और अपनी जिम्मेदारी को सामने रखते हुए लोगों से कहना चाहता हूं, और अपने देश के खासकर के कवानीन में भी कहना चाहता हूं कि ये जो आतंकवादियों को बाद में दफनाया जाता है फांसी की सजा देने के बाद, जब ये एक बात आम तौर से सारे ही मुस्लिम उलेमा इस बात को कहते हैं कि, और सभी लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर धर्म के नाम पे उनको दफनाया क्यों जाता है? बिल्कुल सही। ये मेरा एक सवाल है कि अगर आप खुद ही कह रहे हैं, आप किसी भी आलिम दीन से पूछिए, किसी भी धर्म गुरु से हमारे पूछिए, अरे साहब इसमें धर्म नहीं होता, कोई आतंकवादी का धर्म नहीं होता। जब पकड़े जाते हैं तो सब धार्मिक होते हैं और 99% मुसलमान होते हैं। तो इसलिए आप ये बताइए ना मुझे कि अभी उन्होंने जो बात कही, मैं उसको बिल्कुल भी नदीमुद्दीन साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं कि कतई तौर पे ये भी एक परंपरा डल जाना चाहिए हमारे देश में कि कोई भी आतंकवादी को अगर हम फांसी की सजा देंगे, हमारी अदालत देती है, तो उसको हम कब्र नहीं देंगे किसी भी हाल में। मोहसिन रजा साहब, फांसी की सजा कहाँ, वो तो फट ही जाते हैं, कहाँ फांसी की सजा देने जाएंगे? मेरा कहना यह है कि बहुत सारे हमारे, आप देखिए ना, अभी जैसे मैं फिर ये होता है कि उनके लास्ट राइट्स किए जाते हैं, ठीक है, आखिरी जो नमाज होती है जनाजे की,
वो पढ़ी जाती। मैं कहती हूँ क्यों पढ़ी जाती, जब वो आतंकी मुसलमान है ही नहीं, आप कह रहे हो तो, जब उसका धर्म है ही नहीं तो क्यों पढ़ रहे हो उसके जनाजे की नमाज? सवाल यही है कि जब वो कोई उसका मजहब धर्म नहीं है तो भी ये जो धार्मिक लोग खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़वाते हैं, इनका क्या कैरेक्टर है? फिर इनका कैरेक्टर वही है ना, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं। हाँ। अभी प्रेम शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बातें रखी, हमारे और भी जो नदीमुद्दीन साहब ने भी बहुत अच्छे से बात रखी। फराज साहब डिफेंस करते नजर आए, जैसे अरशद मदनी साहब डिफेंस कर रहे हैं पूरे आतंकवाद को। ऐसे ही अभी मैंने फराज साहब को देखा, फराज साहब डिफेंस कर रहे थे। इनके अध्यक्ष आप देखिए वो कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो जिन पर आतंकी मुकदमे हैं हम उनको खत्म कर देंगे। मतलब मेरी सरकार तो आने दीजिए। दोनों स्क्रीन पर तो आप ये इस तरफ की जल्दी सोच जवाब दीजिए, फिर मेरे तीन और मेहमान। सॉरी नहीं, हाँ देखिए रूबिका जी, मेरी कुछ नॉलेज कम है और मोहसिन भाई की मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो भी टेररिस्ट है या और जो जिन लोगों ने कहा, मैंने आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था, लेकिन वो सिलेक्टिव हियरिंग का शिकार हैं ज़्यादातर लोग। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था कि आतंकवादियों को समुंदर में फेंक देना चाहिए, लेकिन अब मोहसिन भाई बहरहाल बड़े भाई हैं अपने, तो मैं इनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि बेंद सिंह का अंतिम संस्कार कैसे हुआ था, या नाथूराम गोडसे का कैसे हुआ था, या केहर सिंह का कैसे हुआ था? कहा ना कि आप जिन लोगों ने आएंगे डिफेंस करने, लोगों को मारा, इसमें डिफेंस दिखाई दे रहा है। आप फिर आ गए ना आतंकियों को डिफेंस करने के लिए। कर रहा हूं। देखिए फराज साहब, बात यहीं पर है। अरे मोहसिन भाई सुनिए, आपको ये मानना होगा कि ये जो आतंकियों ने अब अपना एक रूप चेंज किया है। बात तो सुनिए, आप बीच में आगे दे रहे हैं तो बात कैसे आएगी? अब मैं बोल रहा हूं कि आपका, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं सर। नहीं, मुझे दिक्कत है। नहीं फराज साहब, आप मेरे ऊपर 10 तरह के इल्जाम लगा दीजिए। आज जो बात नदीमुद्दीन साहब कह रहे हैं, मोहसिन साहब कह रहे हैं, आप लोगों के साथ इशू है, प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है उस पर बात करने की बजाय आए बाएं शाय करेंगे आप। आपको फौरन नाथूराम गोडसे याद आ जाएगा, बरसों पुराना। एक आपके पास ले देकर एक नाम बचता है आतंकी का। हिंदू भी तो आतंकी होते हैं, और उसमें वो कौन आता है हिंदू में, कहती हूँ गिनाइए, तो नाम गिनाने किसका लगते हैं आप? नाथूराम गोडसे का, बेअंत सिंह का, है ना? फिर उसके नहीं, फिर रुकिए, फिर मैं कहती हूँ, फिर आप नहीं रुकिए, आपकी प्रॉब्लम है। आप जैसे नहीं फराज साहब, आप जैसे बहुत लोगों की ये दिक्कत है। मुझे कितने लोग टैग करके कह रहे हैं रूबिका लियाकत आतंक पर डॉक्टर आदिल को तो बोल रही है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा को भूल गई है। मैं कह रही हूँ ज्योति मल्होत्रा को बचाने के लिए ऐसे कितने लोग स्क्रीन पर आए हैं, कितने हिंदू आए ज्योति मल्होत्रा को बचाने के लिए, ये कहते हुए कि ओसामा बिन लादेन तो मुसलमान था। ज्योति मल्होत्रा को बचाने के लिए कौन सा हिंदू आपको स्क्रीन पर आकर बच गया, आए बाय शाय करता हुआ, एक्सक्यूज देता हुआ, विक्टिम कार्ड खेलता हुआ? मुझे ये बताइए, आप इस बात को मानिए कि डॉक्टर आदिल मुसलमान था? आप इस बात को मानिए कि डॉक्टर आदिल ने मुसलमानों का शर्म से सर नीचा किया है? आप इस बात को मानिए कि ये डॉक्टर उमर जो है वो इस्लाम की आड़ में आतंकवाद का गंदा खेल खेल रहा था? आपको इस बात को मानना पड़ेगा। आप क्या नाथूराम गोडसे के पीछे छिप रहे हैं? क्या छिप रहे हैं नाथूराम गोडसे के पीछे? आप पड़ेगा कि इस देश में एक परसेप्शन बनाया जाता है, परसेप्शन आप जैसे लोग बनाते हैं। और रुकिए, शांत हो जाइए। मैं फिर नहीं, मैं आज गुस्से में बात नहीं करना चाह रही हूं सर। एक बार फिर नहीं, आप डिरेल कर रहे हैं शो को और टॉपिक को। मैं आपसे एक बात कह रही हूँ फराज भाई, नहीं, आप मेरी बात सुनिए, पढ़े लिखे इंसान है आप, मुझे गुस्सा नहीं करना है, स्क्रीन से हटाइए। ये हमेशा आप पॉलिटिकल इस मामले को कर लेते हैं, बीजेपी वर्सेस ऑल। मुझे नहीं करना है, मेरा कोई वास्ता नहीं है बीजेपी से, और किसी मुसलमान को अगर वास्ता नहीं रखना है बीजेपी से ना रखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर झांक कर देखना हमारा फर्ज है। जैसे ही मैं आप लोगों को कहती हूं कि इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, झांक कर अंदर देखिए, तो आपको याद आ जाता है नाथूराम गोडसे, विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं आप। मुझे एक बात बताइए, तनवीर जाहक, मैं आपके पास आ रही हूं और उसके बाद सर आपके पास आऊंगी। तनवीर, मुझे एक बात बताइए, मदनी साहब को अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद करने का बड़ा दुख है। इस अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद करने के पीछे जिम्मेदार मोदी सरकार, संघ, या यहां की हिंदू मेजॉरिटेरियन पॉपुलेशन है? कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद करने के पीछे डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल जैसे आतंकवादी है? कौन है जिम्मेदार? ये रूबिका जी, इसमें क्लियर कट है कि ये जो आतंकवादी है इन्हीं की वजह से ये बंद हुआ है।
और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि मौलाना अरशद मदनी साहब ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान को वाइस चांसलर नहीं बनाया जाता। आप उल्टा सवाल करिए, ये जो मुस्लिम ओनली यूनिवर्सिटीज है इसकी कमिटी में कितने हिंदुओं को रखा जाता है? हिंदुओं को क्यों नहीं रखा जाता ये जो बड़े बड़े मुस्लिम यूनिवर्सिटीज है इसकी कमेटी में? और आज ऐसा चैट जीपीटी और गूगल के दौर में छोटा बच्चा भी आपको बता देगा कि क्या सच है और क्या नहीं। आप देखिए जामिया के जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर तलत अहमद साहब, नजमा अख्तर साहिबा, तारिक मंसूर साहब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2022 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद मनोज सिन्हा साहब ने नीलोफर खान को, वो पहली इंडिया की मुस्लिम औरत है जिनको उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का वाइस चांसलर बनाया है। तो ये जो पुराना नैरेटिव ले लेकर जो है बार बार हमारे जहनों में भरा जाता है। और एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं जोहरान ममदानी का, वो भी कहा न्यूयॉर्क का, जिसका हमसे कुछ लेना देना ही नहीं है, हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है जोहरान ममदानी का। और बड़ी अचंभे की बात यहां पर तो यह है कि जोहरान ममदानी हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी पर जीता है तो बड़ी खुशी मनाते हैं, और इसी मुस्लिम आइडेंटिटी पर आतंकवाद फैलता है तो हम डिनाइल मोड में आ जाते हैं, हम दाएं बाएं भागना शुरू कर देते हैं, वाटर बॉटरी शुरू कर देते हैं, ये सब जो है ना उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। अरे भाई जब हम ये ओन कर रहे हैं तो ये भी ओन करिए। और मीठा मीठा हप हप और खारा खारा थू तो ये तो नहीं चल सकता जब आप जोहरान ममदानी को सेलिब्रेट करें। और यही अरशद मदनी साहब के पास जाकर अगर आप जोहरान ममदानी की जो लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और ये प्रो एलजीबीटी आइडियोलॉजी बताओगे तो यही मौलाना मदनी साहब जो है उसके खिलाफ कुफ्र का फतवा दे देंगे। और आज जो है लोगों के सामने, इंडिया के मुसलमानों के सामने जो है ये जोहरान ममदानी की मिसाल लेकर आए हुए हैं। तो बहरहाल मैं यही कहूंगा कि 70-75 साल से जो जिन्ना की आइडियोलॉजी रही है विक्टिमहुड की, हम जो लोग हैं मुसलमान ये पक चुके हैं, ऊब चुके हैं, हमारी कानें पक चुकी हैं ये सुन सुनकर के भाई हम विक्टिम है, विक्टिम है, विक्टिम है, विक्टिम है। जितना ज्यादा आप ये विक्टिमहुड भरोगे उतना ही रेडिकलाइजेशन मुसलमान कम्युनिटी के अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो आज युवा पीढ़ी को जरूरत है कि ऐसे लोगों को, ये राशिद शरीफ साहब भी है। तनवीर, ये तो लीबिया में विक्टिम कौन है, यमन में विक्टिम कौन है, सीरिया में विक्टिम कौन है, अफगानिस्तान में, सोमालिया में, सूडान में विक्टिम कौन है? और अगर विक्टिम है तो उनके ऊपर ऑपरेसर कौन है? वहां तो आरएसएस नहीं है, वहां तो मोदी बीजेपी नहीं है, कौन है? इसकी जिम्मेदारी राशिद शरीफ साहब कौन लेगा? कब तक ये कहते रहेंगे नाथूराम गोडसे? अरे भैया इतना तो नाथूराम गोडसे के परिवार ने नाम नहीं लिया होगा जितना आप लोगों ने नाथूराम गोडसे। लुबिका जी नाथूराम गोडसे का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। पूरी नहीं पूरी दुनिया को मालूम है वो आतंकवादी था, बापू को मारा सो है, वो तो सबको मालूम है। उसके बाद लायंस है, तो बाबरी मस्जिद का हुआ, उसमें बाबरी मस्जिद शहीद करी गई, कई खातिला उसमें भी है। गुजरात दंगे हुए, कई खातिला उसमें भी है। अखलाक को जिंदा मार दिया, उसमें भी है। ये सब बिल्किस बानो के रेपिस्ट है, उलवा भी, ये लंबी लिस्ट है, वो नहीं बताना चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूँ अरशद मदनी साहब को तकलीफ क्या है वो महसूस करिए। आज है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जो जितने नामा प्रेसिडेंट के गिनाए, जितने भी जस्टिस के जो भी गिनाए हैं, मैडम आज क्यों रुक गया ये काम? आज क्यों नहीं चला ये काम? क्यों आज है तो प्राइम मिनिस्टर मुसलमान नहीं बन सकता? क्यों प्रेसिडेंट मुसलमान नहीं बन सकता? क्यों एमपी मुसलमान नहीं बन सकता? क्यों एमएलए क्यों दरवाजे बंद करते रहे लोग? क्या आप लोग क्यों बता रहे, क्यों हमारी आवाज को घुटना रहे? यही वजह है आज मुसलमान परेशान है। क्यों आज कोई भी बीजेपी हुकूमत में इतने एमपी से एक एमपी एक मुसलमान को नहीं? ये तुम्हारी जहनियत है? इस तरीके से देश चलाएंगे तुम? इस तरीके से मुसलमानों को पीछे कर देंगे तुम? हमारे मुसलमान भाई मुस्कुरा रहे बैठ के, शर्म आना, हमारे को शर्म आना कि भाई इस तरीके की जो आज हुकूमत चल रही, इस तरीके से रुबिका जी आप जो डिबेट कर रहे, आज बताइए जितने भी मुसलमान बैठे हुए कोई भी एक आदमी बता रहा कि भाई हम तकलीफ में है? कोई एक आदमी बता रहा हमारी आवाज घोट की जा रही है? बताइए कोई? अरे बैठे हुए पूरे यहाँ पे, अरे बताइए इतने परसों में इलेक्शन हुए, अभी यूपी का इलेक्शन बाकी, आसाम का इलेक्शन, कोई देने को तैयार मुसलमानों को? तेलंगाना की बात करो, तो उसके पीछे फिर वापस यहाँ पर विक्टिम कार्ड आप खेलने लग गए। कोई एमपी देने को तैयार नहीं है मैडम। राशिद शरीफ साहब तो उसमें वहां पे एआईएमआई, सुनिए एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा है, आपको पता है ना? आप सुनिए, एक तो आपको कौन ये सब ज्ञान दे रहा है? आपको कौन ये इन्फॉर्मेशन, आपकी रिसर्च टीम में कौन है राशिद शरीफ साहब? ये है मैडम, ये रिसर्च टीम यहाँ है, देखिए कहाँ है? ये है, देखिए इसीलिए चश्मा लगा हुआ आपकी रिसर्च टीम पर, और इसीलिए चश्मा काला है। चश्मा फेंक देता हूँ मैं, इससे देख रहा हूँ। इससे क्या देख रहे हो आप शरीफ साहब? फिर देख रहा हूँ, आप 5 सेकंड देख रहा हूँ और फिर चश्मा लगा दिया। ठीक से देखिए ना। ये बताइए, नसीम जैदी को जानते हैं आप?
आपको देखना चाह रहा हूँ, इस पे से चश्मा लगाया मैं। अरे मुझे नहीं देखिए, जल जाएंगे आप। और यहाँ तो जलेंगे वहाँ ऊपर भी जलेंगे। मुझे मत देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मुझे बताइए एक सेकेंड, ये डॉक्टर नसीम जैदी कौन है? मैडम वो तो मेरे को डिटेल में जाना नहीं है। अरे रुकिए, अरे भाई आपको रिसर्च करवा रही हूँ। शरीफ साहब रुकिए, राशिद साहब रुकिए ना, रुकिए, मैं रिसर्च करा रही हूँ आपको। ये नसीम जैदी साहब 19 अप्रैल 2015 में मोदी साहब पीएम बन गए थे क्या? 2014 से है ना मैडम? हाँ है, ओके ठीक है। तो फिर डॉक्टर नसीम जैदी चुनाव आयुक्त कैसे हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त? और एक साल नहीं रहे, 2015, 2016, 2017, मतलब लगभग 5 जुलाई 2017 तक वो थे। मोदी सरकार में नियुक्ति हुई, कैसे हो गई? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ये आरिफ मोहम्मद खान हिंदू है कि मुसलमान? नाम से क्या लग रहा है? नहीं बेटा, बहुत के आज तो माशाल्लाह उन्होंने बिहार के बैठे हुए हैं, बिहार में। और एस अब्दुल नजीर आज पूरा आंध्र प्रदेश के मौजूदा राज्यपाल है, ये हिंदू है कि मुसलमान है? पूरा नीतीश कुमार साहब को लेके आने में बड़ा हाथ है लोगों का। अच्छा, और नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल रही हैं, वो किसके टाइम में रही है राज्यपाल? नजमा हेपतुल्ला हिंदू है कि मुसलमान? कौन से जमाने की बात हो रही मैडम? ये आरिफ मोहम्मद खान अभी के जमाने के हैं, फखरुद्दीन अली, एस अब्दुल नजीर अभी के हैं। तो ये ज्ञान अब देना बंद कर दीजिए शरीफ साहब, ये झूठ परोसना आप बंद कर दीजिए कि मुसलमानों को अभी यहाँ पर कोई पूछ नहीं रहा है। आप लोग सुनिए, आप लोग जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मुसलमानों को आगे ले जाना है, तब तक किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है। पढ़ाई लिखाई करना या करवाना ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। राशिद शरीफ साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके कौम को बच्चों की पढ़ाई करवानी है, ठीक है? और आप लोग डराते रहेंगे कौम को। मदरसा में ही काहे पढ़ना है बच्चों को? काहे मदरसा में ही पढ़ना है? और मदरसा का मॉडर्नाइजेशन होगा तब भी आपको दिक्कत हो जाती है। आप लोग है तो, अरे भैया ये देखिए, मेरे को संविधान इजाजत दिया, मैं पढ़ता हूँ मदरसे में, मेरे को संविधान इजाजत दिया, मैं तो मस्जिद में इबादत कर सकता हूं। आप तो कह रहे हैं कि संविधान है नहीं सकते मेरे को, कोई रोक नहीं सकते। कभी कहते हैं रोका हुआ है, कभी कहते हैं कोई रोक नहीं सकते हैं। इतना कंफ्यूज काहे है प्रभु आप? क्यों है इतना कंफ्यूज हर्षवर्धन जी? यहाँ अभी 5 मिनट में सारी चीजें बताइए। अभी कह रहे हैं हमको रोकते हैं, हमें टिकट नहीं देते, हमको रोकते हैं, हमें पोजीशन नहीं देते हैं। फिर टिकट पोजीशन याद दिलाई तो कह रहे हैं हमको कौन रोक सकता है? ये हकीकत है रुबिका जी, हकीकत है। अब ये मैं कतई नहीं कहूंगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप ओके, बस रुक जाइए। मुझे पता है कि रुबिका लियाकत एक पत्रकार हैं और एक पत्रकार के तौर पर मुद्दों पर बात कर रही हैं। ये मुद्दे हमको भी बताए गए थे, टीवी डिबेट में जितने लोग आए थे उनको सब बताया गया था। बात थी अरशद मदनी पर कि मुसलमान इस देश में वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अब मदनी साहब पता नहीं, उनकी निश्चित तौर पर पढ़े लिखे होंगे, बहुत विद्वान व्यक्ति होंगे, दानिशमंद होंगे, लेकिन उनको शायद ये पता ही नहीं है कि आजम खान कोई वाइस चांसलर थे नहीं। जिस जावेद के ऊपर जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है वो भी वाइस चांसलर नहीं है, वो संस्थापक था, उसके ऊपर अब कई मामले निकल कर आए। और जरा सोचिए, इसी बीजेपी की सरकार में, एमपी में बीजेपी की सरकार है फिर भी वो फलता फूलता रहा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है फिर भी वो फलता फूलता रहा, केंद्र में बीजेपी की सरकार है फिर भी वो फलता फूलता रहा। कब उसके ऊपर शिकंजा कसा? जब 4 मुसलमान डॉक्टर आतंकवादी बन गए, एक फट गया, उसकी मां का हाल सोचिए जरा। और मैं फिर कह रहा हूं, 5 अगस्त 2019 को 370 हटने के बाद अब मुस्लिम बच्चों के चेहरे पर पेलेट गन के निशान नहीं होते हैं, अब वो AK-47 उठाकर मर नहीं जाते हैं, नहीं होता ये सब। और फिर भी आप कहें कि मुसलमान आतंकवाद नहीं कर रहा है तो आप ठीक आंख मूंद कर बैठे रहिए और 4 और बच्चों को फराज किदवई जैसे लोग कवर फायर देकर तैयार कर दें। दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा है कि नदीमुद्दीन साहब जैसे लोग यहां बैठे हुए और इस डिबेट में हम लोगों की बोलने की जरूरत नहीं है, यह अच्छा है। रुबिका, आपके भी बोलने की आज जरूरत कम है, लेकिन फराज किदवई जैसे लोग खतरनाक हैं क्योंकि उन्होंने इस पूरी डिबेट में, और कोई नहीं गया। ठीक है, मैं जो साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वो अपना एजेंडा चला रहे हैं वो ठीक है, अकेले फराज किदवई ने खतरनाक काम किया है। यहां नाथुराम गोडसे पूरे टॉपिक में कहा था, एक लाइन की बात थी, आप बताते कि हैं कि नहीं, आप कहते कि भाई मोदी सरकार नहीं दे रही मौका मुसलमानों को, कहते आप समाजवादी पार्टी से आपका अधिकार है, आप बताते 4 चीजें स्क्रीन पर प्लीज। हाँ। लेकिन आपने क्या किया? आपने इस डिबेट को वहां ले जाकर खड़ा किया, आपकी क्लिप काटकर मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिम बच्चों के मोबाइल पर यह भेजी जाएगी, कहा जाएगा तुमको बेवजह परेशान करते हैं यार,
तुम तो फट गए तो क्या हुआ, बेवजह करते हैं। और नदीमुद्दीन साहब की बात गायब हो जाएगी, मोहसिन रजा की बात गायब हो जाएगी, और यह खतरनाक है। मुझे लगता है इस पर बात करनी चाहिए। कौन, आप ममदानी की बात कर रहे हैं, मदनी साहब कोलकाता चले गए होते, फिरहाद हकीम से मिलाए होते, मतलब इतना तो कर सकते थे ना, न्यूयॉर्क तक चले गए वो। मतलब कमाल है ये, इस देश में मुसलमानों को ऐसे खड़ा कर दिया जा रहा है, जबकि क्या कहीं किसी को इस तरह की कोई मुश्किल है? नहीं है। फराज भाई तो सज धज के आ जाएंगे बढ़िया सूट बूट पहनकर, और किसी को ऐसी बातें करके एक उसके व्हाट्सएप पर जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। पीड़ा देने वाली बात है। आज तो इस डिबेट में जितनी खिड़कियां खुली हुई, जितने विंडो आपको दिख रहे हैं, सबके मुंह से एक बात निकलनी चाहिए थी, यह सहिष्णु देश है, इसलिए अरशद मदनी जैसे लोगों को, जो देश को कमजोर कर रहे हैं, देश विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बर्दाश्त कर रहा है। सबको एक लाइन से लानत भेजनी चाहिए। और अच्छा है कि नदीमुद्दीन साहब ने भेजा और दूसरे लोगों ने भेजा, और मैं दूसरे भी बयान सुन रहा था, वो भी लानत भेज रहे हैं। लेकिन ना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर फराज की दुआई बचा रहे हैं उनको। कमाल है भाई, सचमुच कमाल है, पीड़ा की बात है। 20 सेकेंड्स लास्ट। जी रूबिका जी, मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी भी सेलेक्टिव हियरिंग का शिकार हैं। मैंने फिर से बोल रहा हूं कि अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था कि आतंकवादियों को जमीन नसीब नहीं होनी चाहिए, समंदर में फेंक देना चाहिए। अब भाई हर्षवर्धन जी, आपको इसलिए परेशानी है फेंक देना चाहिए, वो बचने भी तो चाहिए ना। दिल्ली में फट गया आदमी, कहां से जमीन नसीब करेंगे? प्रॉब्लम रूबिका जी यही है ना। रूबिका जी, प्रॉब्लम पता है क्या है? कि जैसे ही हम लोग बोलते हैं उसमें आप बीच में आ जाती हैं। अरे तो आप बात ही ऐसी कर देते हैं। तो फिर आप बोलिए, कहां लेकर जाए? आप समंदर क्यों दे? मैं कह रही हूँ नाली में फेंक देना चाहिए। काय समंदर? आतंकियों की जगह समंदर में नहीं होनी चाहिए। अरे कहीं भी फेंक दिए, नाली के कीड़ों की तरह उसे बिहेव कर, आपको उनका सलूट करना चाहिए। अरे नदी नाले में, अरे भैया नदी, मैं कह रही हूँ नाली, नदी नाले में कहीं भी फेंक दीजिए। अरे बोलने देंगी मैडम या मैं चुप रहूं? जैसा आप बताइए। नहीं बोल दीजिए। तो मुझे यह लगता है कि हर्षवर्धन जी भी सेलेक्टिव हियरिंग का शिकार हैं। अब ये हमारे भाई, हम इनके साथ डिबेट में रहते हैं, इनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी, मेरे सजने संवरने से आपको क्यों इतनी दिक्कत है? क्या ये दिक्कत है कि एक मुसलमान कैसे पढ़ लिख करके सज, अब आगे वापस विक्टिम कार्ड इसमें भी, तब तो भाई आप वक्त की कमी है। फिर आखिर में भी विक्टिम कार्ड ही खेल गए। स्पेसिफिक एक लाइन बोली कि आप जब ऐसे कवर फायर देंगे तो किसी दूसरे मुसलमान बच्चे के मन में आएगा कि हिंदुओं पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हर्षवर्धन जी, मैंने बहुत चालाकी से दिया है। आप इस शो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास वक्त की कमी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। स्पेशल थैंक्स टू मुफ्ती नदीमुद्दीन टुडे। स्पेशल थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।